दोस्तों हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया गया। सेट नंबर 3 आप देख रहे हैं ये, और उसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपको सारे विषय को देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, उसमें सारे विषय के साथ में सॉल्यूशन मिलेगा। ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने सितंबर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने उनके क्वेश्चन पेपर जो भी पढ़े हैं जो मैंने आपको डाले हैं, या आपका मंथली टेस्ट हो या फिर आपका मॉडल पेपर हो, तो इन सभी क्वेश्चन पेपर्स के जो एमसीक्यू आपने तैयार कर लिए हैं तो आपका 90+ स्कोर आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको सारे के सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के भी सॉल्व कराए हैं, प्री बोर्ड के भी सॉल्व कराए हैं, तो सभी को पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, एक आधा भी पेपर छोड़ा तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अगर आप सारे पेपर पढ़ते हैं उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ये क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। तो ये का ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड में पूछा गया है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो कहा जाता है। खा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो सन 1871 में बना, ईस्वी में। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है। गा ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दीदरो ने की थी। गा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सभी को याद होगा सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। उसके बाद में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 में हुआ था। उसके बाद में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये पूछा गया है, सिद्धू और कान्हू। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना अब्दुल अली और मौलाना शौकत अली दोनों ही थे। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन की ये डेफिनेशन दे रखी है। 12 क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, वन काटना और पशुचारण और खनन, ये सारी चीज़ें भूमि से रिलेटेड है। लेकिन मधुमक्खी पालन भूमि का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मैदान के रूप में आपका 43%। ठीक है। उसके बाद में आते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनीकरणीय। दो ही तरह के संसाधन होते हैं, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण, ये भी ध्यान रखना है। तो दो तरह के संसाधन होते हैं। 15 क्वेश्चन है गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो लुप्त जातियों में बोला जाता है उनको, लुप्त हो रही हैं ये जातियाँ। उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो यहाँ पे वन का आवास जो है विनाश हो रहा है, उसके अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और शिकार वगैरह हो रहा है, तो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई जब हो रही थी तो लोग बाग पेड़ से चिपक गए थे, उसी को चिपको आंदोलन बोलते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है जल की कमी के क्या कारण है? तो अति शोषण, ज़्यादातर यूज़ उसका, अत्यधिक प्रयोग तो है ही। उसके अलावा जो है अति शोषण मतलब ज़मीन ज़्यादा सोख रही है। उसके बाद में समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी है। तो यहाँ पे सभी कुछ आ जाएगा, उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है टाँका क्या है? तो टाँका पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक है। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई? कितने लोगों के जल की है या कितने लोग जल की कमी झेलेंगे उसकी भविष्यवाणी की गई है? तो 20 करोड़ के आसपास, 2025 तक के आसपास की बात बताई जा रही है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। 22वां क्वेश्चन है वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये विकसित देशों में आएगा। ठीक है। वह देश जिसकी 2017 के
हिसाब से 12,000 के ऊपर पैसे हैं या 12,000 के आसपास में पैसे हैं डॉलर के हिसाब से, तो विकसित देशों में आता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का उद्देश्य है विकास वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी। सतत का मतलब निरंतर। उसके बाद में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल राज्य ऐसा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 500 रुपये है, जनसंख्या 5,000 रुपये है, तो उस देश की कुल आय आपको निकालनी है। तो 500/5,000 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो 10 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है निम्न में से जो अच्छा देश की कुल आय निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय नहीं निकालनी है। तो कुल आय होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25 और 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे पीछे, तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम अगर 26 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है। ये वाला जो है हम जैसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आते हैं, जो चीज़ हम कृषि वगैरह करते हैं और कृषि वाली चीज़ें द्वितीय क्षेत्रक से क्या बन जाते हैं, बिस्किट बन जाते हैं, मैदा बन जाते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग नियोजित तो हैं लेकिन उत्पादकता जो है शून्य है। गा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु के वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है। तो निवल उपस्थिति अनुपात बोलते हैं उसको। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ आपको बताना है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक में जो आपका सेवा क्षेत्रक आ जाता है। इसके बाद में हम बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है सत्ता की साझेदारी के क्षैतिक वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये आपको ग याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो जर्मनी से संबंधित है। घ ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी है। तो ये है 59%। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 35 नंबर, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण के से निम्न में से कौन से संबंधित है। तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पे प्रतीक्षा और विदेश मंत्रालय और बैंकिंग, ये सारे के सारे क्या हैं आपके संघ सूची के विषय हैं। 37 नंबर है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो लगभग 40% है। देखिए धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, आने वाले समय में ये शायद 20 या 10% ही रह जाएगा। अगर इसीलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित तो किया गया है, साथ ही साथ उसके लिए कैंपेनियन भी चलाए जा रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल की गई। तो साथली भाषा जो है झारखंड की, इसी को शामिल किया गया अनुसूचित जाति में। 39 नंबर है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो 50% की जो है हमें रिजर्व किया गया है लेडीज़ के लिए। उसके अलावा जो आपका 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो सन 1994 में उठाया गया था। और ये है पूरा आपके 40 मार्क्स और 40 सॉल्यूशन। इसके अलावा आप जितने भी सेट्स हैं उनको देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे स्टूडेंट की आप मदद कर पाएँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाले समय में आपको जो जो वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की प्ले लिस्ट है, उसको देखिए। और ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।